बताना चाहता हूँ कि मेंस वाले बच्चों को किस तरीके से तैयारी करनी है। बहुत आराम से और बहुत रियल और एक ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसी प्लानिंग बताना चाहता हूँ जो वाकई में जेन्युइन है, जो फॉलो भी की जा सकती है। क्योंकि आज मैं बच्चों को देख रहा हूँ, बच्चे सिर्फ गणित में घुसे हुए हैं। उनको लगता है कि बस गणित में पीएचडी करने से सिलेबस हो जाएगा। नहीं होगा। ये बात हमें एट द एंड ऑफ द डे ये समझनी पड़ेगी कि गणित का उतना वेटेज नहीं है। इसको समझने में, इसको स्वीकार करने में किसी भी टीचर को, किसी भी बच्चे को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुझे इस चीज से ऐतराज नहीं है। मैं बच्चों को नहीं कह सकता। आज आप अगर मेरे पिछले मेंस की क्लासेस देखेंगे तो उसमें मैं बोलता था कि आप 5 घंटे गणित पढ़ो, आप पूरे दिन गणित पढ़ो। बट अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा, बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता। मैं बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि मुझे मालूम है कि गणित पूरे दिन पढ़ने से सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। आप सोचो, आपको पहली बार इतना अच्छा मौका मिला है जहां 30-35 हजार वैकेंसी है। अगर अब भी इतनी वैकेंसी पे आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो बहुत मुश्किल होगा। और एसएससी को भी पता चलेगा कि इस साल उसने क्या गलतियां की, नहीं की, तो वो अगली बार सुधारेगा। तो आप उसको मौका ही मत दो, उसकी गलतियों से ही सिलेक्शन लेके निकल जाओ और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। उसके बाद अपने जीवन को शादी ब्याह ये सब करके परिवार बना के आगे बढ़ाओ। क्योंकि इससे ज्यादा अगर इंतजार करते रहे, कि कई लोग सोच रहे हैं पैटर्न चेंज हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं कि कैसे सवाल पूछे जाएंगे और फिर मैं तैयारी करूंगा। कई लोग इस गलतफहमी में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। एक शिक्षक का कर्तव्य यही है कि जो बच्चों के लिए सही है वो सही बात बोले। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैं आपको वो बातें बताऊं जो आपके फायदे की हैं, जिसमें आपका हित छिपा हुआ है, जिससे आपका हित होना है। ऐसा नहीं कि मैं अपने किसी हित के लिए आपका हित कर दूं, फिर वो मैं शिक्षक नहीं हूं। फिर तो मैं यहाँ बताना चाहता हूं कि मेंस में मैं सारे सब्जेक्ट एक एक करके लिखूंगा। जैसे कि आपको पता है कि पेपर 1 है, पेपर 1, और पेपर 1 के अंदर मैथ्स है, रीजनिंग है। बहुत जेन्युइन बातें बताऊंगा। अगर आपने वो बातें मान ली तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मैंने कहा पेपर 1 में, जिसमें मैथ्स के अंदर रीजनिंग और ये है, और उसके बाद पेपर 2 है। पेपर 2 के अंदर इंग्लिश है और जीएस है। 25 सवाल आएंगे, 35 सवाल आएंगे, और इन दोनों के 30-30 सवाल है। यही है भाई, 180 180 ऐसे ही है ना। कितने का है पेपर? 60 दिया या 30 सवाल। जीएस के 25 ही हैं। उसके बाद कंप्यूटर है जो क्वालिफाइंग है। आप सबको पता है कि कंप्यूटर क्वालिफाइंग है। अब बहुत सारे बच्चे तो यही सोच के डरे हुए हैं कि इंग्लिश के 45 सवाल है ना, वही मुझे लगा 390 तभी हो पाएंगे 45 सवाल। इंग्लिश के सबसे ज्यादा सवाल है। नहीं, ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ वहीं पे लगा दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ की टेंशन है कि वो कंप्यूटर को क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उनको बहुत घबराहट है कि कंप्यूटर उनसे क्वालिफाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कैसे वो कंप्यूटर की तैयारी कर पाएंगे। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप कंप्यूटर पे 40 घंटे क्लास करके बर्बाद कर रहे हो तो मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। बाकी तो टीचर पढ़ा ही रहे, खुद हमारी ऐप पे भी लोग पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये आपको देखना पड़ेगा कि आपकी अगर इन चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी कंप्लीट हो गई है। हमें तो इसलिए पढ़ाना पड़ता है कि अगर आपकी इन चारों सब्जेक्ट्स की तैयारी कंप्लीट है तो आप पूरा फोकस कंप्यूटर पे कर लीजिए। 40 क्लासेस 2-2 घंटे की, 80 घंटे कंप्यूटर पढ़िए। मैं कंप्यूटर में यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि कंप्यूटर देखिए पहली बार ऐड हुआ है, तो पहली बार में हम ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल सवाल तो पूछे नहीं जाएंगे। कंप्यूटर का अगर आप किसी किताब से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निपटा लेते हैं 3 दिन के अंदर, आराम से 3 दिन बैठें और कंप्यूटर के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं, वो कर लें। या फिर कंप्यूटर की एक पीडीएफ हमारी टीम बना के दे रही है, एक पीडीएफ विद मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिसके अंदर थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो भी आपका क्वालिफाई हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हम दे रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि 4 यूट्यूब चैनल से भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। उनको लग रहा है कि कंप्यूटर की मैम बड़ी अच्छी है, चलो इसी बहाने कंप्यूटर पढ़ लेते हैं। भाई कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो ना जाने कितनी अच्छी मैम तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारे लिए बैठी हैं, इंतजार कर रही हैं कि इस लड़के का सिलेक्शन हो तो 4 लोग रिश्ता लेके घर आए तुम्हारे। इसके इंतजार में लोग बैठे हैं और तुम उसी चीज से भटके जा रहे हो, है कि नहीं? तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि कंप्यूटर के लिए अगर आप पीडीएफ से, आप किसी किताब से पढ़ सकते हो, रट सकते हो, पीवाईक्यूएस निपटा सकते हो। क्योंकि इससे पहले भी चाहे बैंक का एग्जाम रहा हो, चाहे दिल्ली पुलिस, ऐसे कई सारे एग्जाम्स थे जिनमें कंप्यूटर बहुत आता है। आप कहो तो अगर आपको कोई एक प्रीवियस ईयर की किताब चाहिए भी तो मैं बता देता हूं। वैसे हम भी उसी किताब से प्रश्न बना के आपको दे रहे हैं। मैं किताब मैंने मंगाई थी जिससे मैं आपके सवाल बना के दे रहा हूं। तो आपको किताब खरीदने की भी कतई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी किसी बच्चे को लगता है कि यार एक कंप्यूटर की प्रीवियस ईयर किताब मिल जाए तो बात बन सकती है। तो मैंने एक किताब ऑर्डर की थी, मैं अपने इसी में देख रहा हूँ। इसका नाम था कंप्यूटर प्लानर। महंगी किताब है, मत लेना। कंप्यूटर प्लानर था जिसके, और वो मोटी भी है। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि उसमें से कुछ एक सवाल कम करवा दूं जो बहुत पुराने हैं, बहुत आउटडेटेड हैं, उसके ही सारे सवाल छपवा के हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर पीवाईक्यूएस पे कोई कॉपीराइट तो आएगा नहीं, हम दे सकते हैं।
वरना आजकल तो यूट्यूब पे किसी किताब को दिखाना ही बहुत बड़ा गुनाह। मेंस की बात कर रहे थे कि मेंस में मैथ्स है 30 नंबर का, रीजनिंग है, तो मैं ये कह रहा था देखिए जितने भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे थे, पैटर्न का डेट आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले, मैं ये मान सकता हूं जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है, भाई एक बात बताना सही कह रहा हूं कि नहीं, जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है, क्या मैं ये मान सकता हूं कि उन सबका, जिनका भी प्री क्वालिफाई हुआ है, उन सबका गणित का एक बार सिलेबस कंप्लीट था? मैं ये मान सकता हूं एक बार सिलेबस कंप्लीट था या नहीं था? उन सबका सिलेबस कंप्लीट था। जब उनका सिलेबस कंप्लीट है तो वो बार बार सिलेबस ही कब तक कंप्लीट करते रहेंगे? उनको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पर डे प्रैक्टिस की जरूरत है। 2 घंटे पर डे प्रैक्टिस की जरूरत है उनको। वो मॉक टेस्ट दें, लेकिन मॉक टेस्ट अगर वो दे रहे हैं तो कंप्लीट मॉक टेस्ट दें और उसी इंटरफेस पे दें जिस इंटरफेस पे एसएससी पूछेगा। जैसे हमारे ऐप के अंदर भी बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं जो आपके लिए ऐसे अवेलेबल हैं, आप हर वीकेंड पे, हर संडे दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल इसी पैटर्न पे 30-30 सवाल हैं। अब हम ये भी कोशिश कर रहे हैं, मैं अभी कमिट तो खैर मैं आपको पता ही है कि कर ही देता हूं जोश में आके, मैं ये कमिटमेंट भी करना चाहता हूं कि मैं खुद चाहता हूं कि हम एटलीस्ट ये जो प्रैक्टिस सीरीज है ये हम खुद चला दें, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज यूट्यूब पे, 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज हम चला दें, जहां पे बच्चों को बहुत फायदा हो, मेंस वालों को। इससे ज्यादा देखिए, अब सिलेबस बार बार खत्म करने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर अभी भी कोई बच्चा डेली, देखिए गणित का पूरा सिलेबस खत्म करने में कोई भी टीचर करे ऑलमोस्ट 170 से 180 घंटे लगते हैं, लेकिन अब अगर 170 से 180 घंटे और पेपर का पता नहीं है कि वो मार्च में हो जाए या अप्रैल में हो जाए, किसी को भी नहीं पता है कि पेपर कब हो जाए, तो मैं ये कहूंगा कि अगर अभी भी आप ये सिलेबस खत्म करने में 170 से 180 घंटे, या तो आप ऐसा कर लो कि आप 2x की स्पीड पे, देखिए टीचर तो पढ़ाएगा, अब मैं भी मेंस का बैच पढ़ा रहा हूं तो 2 घंटे डेली पढ़ा रहा हूं, मैं तो लाइव पढ़ा रहा हूं, लेकिन जिस बच्चे को ऐसा है, मैं ये कोशिश भी उसमें करता हूं कि बिल्कुल भी बात ना करूं, 2 घंटे आऊं तो सीधे पढ़ा के ही चला जाऊं सीधे। ठीक लग रहा है? सब कुछ ठीक चल रहा है? 5000 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 3000 लोगों ने लाइक किया, थैंक यू वेरी मच उन सब के लिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, क्योंकि पेपर जैसे रिजल्ट आएगा, डेट आ जाएगी, 1-1.5 महीने के अंदर पेपर होगा। मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूं, आप सोच रहे हो कि ये क्यों कह रहे हैं कि यार मैथ्स 2 ही घंटे पढ़ो, उससे ऊपर मत पढ़ो। उसके पीछे वजह ये है, मैं ये कह रहा हूं कि प्रैक्टिस पे फोकस करो, आपने सिलेबस कर रखा है, बहुत गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दो, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सवाल कर ही जाओगे। अब ऐसा नहीं है, पहले 100 सवाल आते थे तो 100 सवाल लगातार गणित के करना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था कि भाई 100 सवाल हम नहीं कर सकते लगातार, गणित में भी दिमाग लगता है उतना, रीजनिंग में नहीं लगता, रीजनिंग के साथ मैथ्स से आप बैलेंस कर जाओगे। लेकिन आपको रीजनिंग की तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। कैसे अच्छी करनी पड़ेगी? जितने भी लास्ट 3 साल में, जितने भी लास्ट 3 इयर्स में सेट आए हैं, वो सारे सेट या उनके हार्ड क्वेश्चंस आपको लगाने चाहिए। रीजनिंग बहुत ज्यादा प्रैक्टिस का गेम है, गणित से भी ज्यादा प्रैक्टिस का गेम है। एलिगेशन पढ़ते पढ़ते हमारा जमाना बीत गया, एलिगेशन पे कोई सवाल आएगा हम तुरंत लगा देंगे, उसकी अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे गणित में बहुत टॉपिक है, टाइम एंड वर्क की अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कोई भी सवाल होगा मैं एलसीएम लेके, फ्रैक्शन लेके कर ही दूंगा उसे, लेकिन अगर रीजनिंग में मैंने प्रैक्टिस नहीं की ना नंबर सीरीज की, तो मुझे लाख नंबर सीरीज आती है, मैं सवाल सही नहीं कर पाऊंगा। ये बात मानते हैं कि नहीं? बिना प्रैक्टिस के रीजनिंग को नहीं किया जा सकता। विदाउट प्रैक्टिस रीजनिंग इज नॉट पॉसिबल कि आप 30 में 30 सवाल कर पाएं। तो आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि मैं रीजनिंग में भी 30 के 30 सवाल करूंगा, गणित में भी 30 के 30 सवाल का टारगेट बनाता हूं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं करूंगा कि मैं 4-4, 5-5 घंटे गणित पढ़ रहा हूं। अगर मैंने 4-4, 5-5 घंटे गणित और रीजनिंग पे ही खराब कर दिया, तो ना तो मैं ये इंग्लिश जो 45 क्वेश्चन आ रहे हैं 135, सबसे ज्यादा वेटेज इंग्लिश का है, सबसे ज्यादा ध्यान देना इंग्लिश पे चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि हम सब मैक्सिमम लोग, इंग्लिश हम सबकी वीक है, हम रूरल एरिया से आते हैं, इंग्लिश में हमें मन भी नहीं करता पढ़ने का। लेकिन कैसे करेगा मन में, ये भी बताता हूं आपको। मैं एक हिंट देता हूं, जैसे इंग्लिश पढ़ने का आपका मन नहीं करता, तो टारगेट बनाइए कि आज मैं नाउन कंप्लीट करूंगा और जितने भी नाउन के भयंकर कॉन्सेप्ट है वो सब खत्म करूंगा। और अगर मैं ये कर पाया तो मैं अपने आप के लिए रिवार्ड दूंगा, आज मैं आइसक्रीम खाऊंगा, या मैं आज कोई कॉमेडी शो देख लूंगा, या आज मैं किसी कॉमेडियन की वीडियो देख लूंगा, आज मैं कुछ भी ऐसा जो मुझे ठीक लगता है मैं कर लूंगा, या आज मैं उसको कॉल करके 1 घंटे बात करूंगा, क्योंकि आज मैंने पूरे दिन ये खत्म किया है। अपने आप को कुछ रिवार्ड सेट करिए। या आज मैं कोई सीरीज देखना शुरू कर रहा हूं, उसका 1 घंटे का एक एपिसोड आज खत्म करूंगा, अगर आज मैंने इंग्लिश का ये टॉपिक कंप्लीट 1 दिन में खत्म किया, क्योंकि इंग्लिश के लिए भी ज्यादा वक्त नहीं है, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करना पड़ेगा, एक दिन में एक टॉपिक खत्म करना पड़ेगा। मैं ये भी कोशिश कर रहा हूं, कोशिश नहीं आपको कमिट कर रहा हूं। जैसे आप जानते होंगे कि इंग्लिश के अगर सबसे बेस्ट टीचर की हम बात करें तो अंकुल सर सबसे बेस्ट टीचर हैं जो हमारे पास हैं। मैं खुद ये चाहता हूं कि मैं 10 या 12 क्लासेस यूट्यूब एसएससी अभिनय मैथ्स पे ऐसी लगवा दूं उनकी, जिनकी जो मुश्किल चीजें हैं, जहां पे बच्चा गलती करता है, वो सारे पार्ट बता दें। जहां गलती करता है, देखिए नॉर्मल सबको पता है, नो सुनर के बाद हेड आता है, वो सबको पता है। जहां पे अपवाद है, जहां एक्सेप्शन है, तो वहां एक्सेप्शन क्यों है, और अगर उस पर सवाल आएगा तो आप गलती ना करें। ऐसी 10 क्लासेस का काम है, यही हम हर एक में कोशिश करेंगे। हम गणित में भी यही कोशिश करेंगे, हम रीजनिंग में भी 10 घंटे की यही कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा कुछ दे दें जहां पे गलती हो रही है, जहां पे मुश्किल सवाल आ रहे हैं, ये एक चीज आपको पता लग जाए। क्योंकि बाकी देखिए 70%, 80% आपको आता है, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप प्री क्वालिफाई करके बैठे, तो ऐसे ही आपका प्री क्वालिफाई नहीं हो गया, आपको कुछ आता होगा। गणित में भी मैं जो आपको कह रहा हूं कि 30 प्रैक्टिस सीरीज, ये भी हम वीक में 1 या 2 रखें, जिसमें 30 वो सवाल हो जाए जो अभी हाल फिलहाल सीडीएस में या किसी ऐसे एग्जाम में आए हैं जो आप देखते भी नहीं हो और वो मुश्किल है। जैसे मैं पहले भी कराता था, नानी विल बी रिमेंबर्ड, ऐसे कुछ एक सवाल फिक्स सवाल होते हैं ऐसे,
ऐसे कुछ एक फिक्स सवाल होते हैं जहाँ पे गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। तो वैसे सारे सवाल जो कि मुश्किल हैं वो हम बता दें आपको, ताकि अगर वो सवाल आए तो एज इट इज आप टिक कर पाएं। कुछ याद करने वाली चीजें, कुछ फिक्स चीजें, जैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले एक बताया था स्टेवर्ट थ्योरम। तो मैं अभी कल परसों में जब ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करा रहा था तब मैं देख रहा था कि स्टेवर्ट थ्योरम पे बहुत बार सवाल पूछा गया है। अब अगर बच्चा स्टेवर्ट लगाता है तो उस सवाल को तुरंत कर देगा सेकंड में, नहीं लगाता उसमें कोसाइन रूल लगाता है, कुछ और लगाता है, तो वक्त लगेगा उसको करने में। तो कुल मिला के अब बात आती है जीएस की, कि जीएस सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल क्यों है? क्योंकि बच्चा पढ़ भी रहा है, उसके बाद भी कितनी क्लासेस करे। आप अगर देखो ठीक ठीक तरीके से तो जीएस का सिलेबस 300 घंटे का है। अगर आप अब इस स्थिति में सिर्फ सिलेबस पूरा करने पे फोकस करो तो आप दिन रात एक भी कर दोगे ना, अगर आप सोच रहे हो कि आप क्लास देख के कर लो, तो वो संभव नहीं है। आपको बहुत सारी चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। मैं तो ये कहूंगा कि क्लास हो गई, उसको 2x की स्पीड पे देख लो। जो प्रैक्टिस शीट दी है, जो पीडीएफ मिलती है आपको, जिस भी कोचिंग पे या जिस भी आप ऐप पे तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी आप तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ऐप पे आप तैयारी कर रहे हैं, आपने कहीं भी एडमिशन लिया हुआ है, हर जगह टीचर अपनी पीडीएफ देता है, एनोटेशन यानी जो उसने लिखा होता है उस पे। देखिए एक तो ये होता है कि हम जब टीचर बोलता है ना तो उससे याद आसानी से कर पाते हैं, बट चलिए मैं मान लेता हूं कि आसानी से याद कर पाते हैं और कभी नहीं भूलेंगे एक दो चीजें, लेकिन अगर उसमें मेरा टाइम ही 10x लग रहा है और मैं एक दो चीज उसके बिना भूल भी गया तो मेरा फायदा है, फायदे में रहूंगा मैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पहले ये देख लो टीचर ने एनोटेशन में क्या पढ़ाया है, आपको ये कंप्लीटली समझ आ रहा है, तब आपको क्लास देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वक्त कम है। सारी क्लासेस की बात नहीं कर रहा मैं, मैं ये कह रहा हूं कि अब जैसे एक टॉपिक आ जाता है जी स्टैटिक जीके, अब कितनी क्लासेस करोगे भाई, कितनी क्लासेस। टीचर तो चाहता है, टीचर तो हर जगह जाएगा बेचारा, यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो उसको भी लगता है कि क्लास में बच्चे होंगे तो अपना एक अलग मजा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि स्टैटिक जीके भी आप क्लास में पढ़ोगे, 2 घंटे की क्लास में 20 सवाल कर रहे हो, तो बात नहीं बनेगी। वो 20 सवाल आपको 20 मिनट में याद करने पड़ेंगे। 20 मिनट भी मैंने ज्यादा दे दी, 10 मिनट में वो 20 सवाल याद करने पड़ेंगे जो टीचर 2 घंटे की क्लास में आपको पढ़ा रहा है। ठीक है, इसके अलावा करंट अफेयर हो गया एक। देखिए आप कहीं भी पढ़ रहे हो, हमारी कोशिश ये है कि हम आपको करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, कंप्यूटर, इन तीनों का ऐसा स्टडी मटेरियल दें कि इससे बाहर भी कुछ ना आए और आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर पाएं। क्योंकि सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ना। सब कुछ पढ़ना संभव नहीं है उतने कम टाइम में। बाकी आपने जैसे एक आध टॉपिक खत्म कर लिया होगा, आपने ज्योग्राफी खत्म कर लिया, हिस्ट्री खत्म कर लिया, बट फिर भी आप पर डे अगर मैं बात करूं तो 2 घंटे से ज्यादा जीएस को क्लासेस पे पर डे 2 घंटे, और 1 घंटा ये जो नोट्स आपको मिल रहे हैं इसको याद करने में लगाओ। 3 घंटे आपको पर डे जीएस को देने पड़ेंगे। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आप 2 घंटे अगर क्लासेस में लगा रहे हो तो इंग्लिश में भी अगर आपने 1 घंटा प्रैक्टिस के लिए भी दे दिया तो हालत खराब है, फिर आप कुछ और पढ़ नहीं पाओगे। सोचिए कि 6 घंटे तो इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में चले गए। अब आप मैथ्स को कितना देंगे? तो मैथ्स को तो मैं ये कहूंगा कि आप सिर्फ 2 ही घंटे दो। मैं ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि बाकी सब में हम भूलते रहते हैं, या फिर जीके हमने पहले से उतनी पढ़ी नहीं थी। कहां पढ़ते थे पहले जीके उतनी? तो ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा 2 साल से तैयारी कर रहा है तो उसने जीके उतनी नहीं पढ़ी, लेकिन अगर कोई बच्चा 2 साल से सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो गणित का उसका सिलेबस पूरा है। सिर्फ 2 ही टॉपिक ऐसे हैं जो उसको नहीं आते, लाइक प्रोबेबिलिटी उसको नहीं आती, या फिर मीन मॉड मीडियन उसको नहीं आता। इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। मानते हो या नहीं मानते हो? गलत कह रहा हूं तो आप बताओ कि हाँ जी गलत कह रहे हैं मास्टर। कोई ऐसा बच्चा जिसको डाउट है इस चीज में तो मुझे बता दो। प्रोबेबिलिटी यही अलग से पढ़ने की जरूरत है। तो हम बात कर रहे थे कि पीडीएफ से कोशिश करो कि कितना आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, कितने क्लास के एनोटेशन से, उसके बाद ही क्लास देखो। मेंस वाले बच्चों को बहुत ज्यादा लाइव क्लास पे फोकस ना करने के बजाय, अब जैसे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइव के अलावा पढ़ ही नहीं पाते, लेकिन देखिए सच्चाई यही, हम भी पता यही चाहते हैं कि बच्चा हमारी लाइव क्लास में रहे, हमें भी अच्छा लगता है, इंटरेक्शन होता है, हर टीचर यही चाहेगा। आज जो हमारे यहाँ भी जितने टीचर पढ़ा रहे हैं वो मेरे को खुद कहेंगे यार सर ये क्या कर रहे हो, आप तो स्ट्रेटेजी की लाइव क्लास में बच्चे को ही नहीं आने दे रहे हो, बट क्या करें, सच्चाई यही है। अगर मैं सच बात कर रहा हूं तो यही है कि अगर आप सारी चीजों के सिलेबस को लाइव पढ़ने के चक्कर में पड़ गए तो 3 साल में भी सिलेबस पूरा नहीं होगा, और सिलेबस ही जब पूरा नहीं होगा तो सिलेक्शन तो फिर घंटा होगा, और मैं क्या ही कहूं, सिलेबस का तो कोई चांस ही नहीं। तो यही वो बैलेंस है जो अब बनाने की जरूरत है, यही वो मैनेजमेंट है जो अब करने की जरूरत है कि कैसे आप टाइम मैनेज कर पाएंगे अपनी तैयारी में, कैसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज रख पाएंगे। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अब इसके अलावा हमने कहा कि 2-2 घंटे, आपने 8 घंटे 10 घंटे बच्चा एक दिन में नहीं पढ़ सकता, बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर इस बार आप ये चाहते हो कि गारंटेड आपका सिलेक्शन हो तो भैया 10 घंटे तैयारी करनी पड़ेगी, 2 घंटे रीजनिंग को भी देने पड़ेंगे। अब सोचो इसमें प्रैक्टिस तो आई नहीं, प्रैक्टिस तो आई नहीं, मैंने 2 घंटे इधर दे दिया, 1 घंटा 2 घंटे इधर दे दिए, बाकी रीजनिंग और इसमें तो 2 ही घंटे हैं, चाहे तो प्रैक्टिस कर लो चाहे क्लास कर लो, क्योंकि इसी में 10 घंटे हो गए। 10 घंटे से ज्यादा एक बच्चा नहीं पढ़ सकता। वो फिर कहने की बात है कि वो किताब लेके तो बैठा है बट होश से कुछ नहीं रहा। मानते कि नहीं? मुझे नहीं लगता। तो देखिए मेंस वाले बच्चों के लिए हम क्या क्या करने वाले हैं, हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तो आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सबके ही देंगे, बट कुछ नोट्स और कुछ कंटेंट के साथ जो हम आपको देने वाले हैं, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, कंप्यूटर, वो हम इस महीने के अंत तक आपको इनमें से कोई देने की कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट कंप्यूटर दे दें, उसके बाद 1 वीक के अंदर करंट अफेयर दे दें कि भाई ये सवाल बन सकते हैं, तो उसके लिए फिर आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है। ये सारे पीडीएफ आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमारी ऐप पे भी और टेलीग्राम पे भी हम हर जगह दे देंगे, ठीक है? तो किसी को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और ये हम एक्सपर्ट लोगों से बनवा रहे हैं। इस वक्त हमारे पास कंटेंट के ऑलमोस्ट 20 एक लोग हैं जो बहुत
स्पेशलिस्ट हैं जिन्होंने काफी दिनों से काम किया और खुद भी एग्जाम निकाले, और ऊपर से मैं भी देखता हूँ फिर बारीकी से, और मैं ही सजेस्ट करता हूँ कि कैसे कैसे कंटेंट बनना चाहिए, कैसे कैसे बच्चों को जाना चाहिए ताकि वो पीडीएफ से ही पढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने बात कर ली कि भाई कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, इसमें मेरा और क्या रोल रहने वाला है गणित का। एक तो मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ा दूं, तो जो बच्चे प्री के हैं वो भी तैयारी कर लेंगे। और एक चीज जो मैंने स्टार्टिंग में आपको कही थी कि ये दौर भी खत्म हो जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो यहाँ पे फिर से कहना चाहूंगा कि मैं भी अपनी लाइफ के ऐसे समझ लीजिए खराब फेज, अगर मैं ये बोलूँ कि मैं खराब फेज से गुजर रहा हूँ तो भी बात इतनी भारी नहीं लगती। लेकिन अगर मैं आपको सोचो ये कहूँ कि जो दौर 2017 में था, जब मैं आया था जॉब छोड़ के और मेरे हालात ऐसे थे, मैं सोचता था कि राह में क्या करूं, पढ़ाऊं या कुछ और करूं, तो सोचिए सेम उसी स्थिति पे खड़ा हूं, ऑलमोस्ट सेम उसी स्थिति पे खड़ा हूं। बट आदत मुस्कुराने की है, उस वक्त भी मुस्कुरा रहा था, आज भी मुस्कुरा रहा हूं। कितनी परेशानियां, कितने गम पीछे दबा के बैठा हूं, अब फर्क भी नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसीलिए आपके साथ भी कम वक्त दे पाया, माफी भी चाहता हूं, बट अब फिर कोशिश कर रहा हूं, फिर हिम्मत कर रहा हूं कि कल से आपके लिए वक्त दे पाऊं। जैसे अभी तो मैं ये सोच रहा था, आपने देखा होगा, अभी मैं ये सोचता था कि मैं डेली 3-3 घंटे की लंबी क्लासेस लूं। अब मैंने ये सोचा है कि अगर मैं 3-3 घंटे की लंबी क्लासेस नहीं भी ले पा रहा, अगर किसी दिन में 50 मिनट भी पढ़ा पा रहा हूं, लेकिन मैं वो सारी चीजें पढ़ा दूं पेपर से पहले, जो एक भी मुश्किल चीज आए तो बच्चा कर पाए। तो सबसे जरूरी अभी मुझे जो लग रहा है वो प्रोबेबिलिटी है, कि मैं प्रोबेबिलिटी को परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के साथ मिला के आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूं। क्योंकि देखिए प्रोबेबिलिटी पहली बार डाला है तो एक सवाल तो पूछेंगे, और वो जो एक सवाल पूछेंगे वो मुश्किल भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कि वो बहुत मुश्किल सवाल पूछ लेंगे। लेकिन एक बात तय है, आज अगर मैं आपसे कहूं कि हाइट एंड डिस्टेंस से एक सवाल आएगा, गारंटी नहीं है। आज मैं कहूं प्रॉफिट लॉस से एक सवाल आएगा, गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी से एक सवाल आएगा, तो ये है कि हाँ यार आ सकता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहली बार प्रोबेबिलिटी डाला है, ये सबसे बड़ी बात है। तो प्रोबेबिलिटी से तो सवाल आएगा, तो एक बार ये प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेते हैं। और ये सब मैं यूट्यूब पे ही पढ़ाऊंगा, जितनी भी बातें मैं यहाँ कर रहा हूँ वो मैं सब यूट्यूब की बातें कर रहा हूँ। आप पहले से भी मुझे जानते हैं, क्योंकि मेरा मानना यही है कि अगर रिवोल्यूशन लेकर आना है एजुकेशन में, तो वो यूट्यूब से ही आ सकता है, वो कभी ऐप से नहीं आ सकता। क्योंकि ऐप पे तो बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार आपके कोर्स महंगे, सस्ते नहीं है। सस्ते कोर्स से भी रिवोल्यूशन नहीं आएगा, रिवोल्यूशन तो सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ा के आ सकता है। और मेरी ये कोशिश भी है कि मैं खुद तो पढ़ा ही रहा हूं, मैं अपने साथ उन टीचर्स को भी जोड़ रहा हूं कि A to Z इंग्लिश बैच भी चल रहा है हमारे एसएससी अभिनय मेंस पे, A to Z अब रीजनिंग बैच भी आने वाला है, A to Z साइंस चल रहा है, उसके बाद A to Z जीएस भी आने वाला है। यानी हम ये चाहते हैं कि रिवोल्यूशन की अगर कोई बात करता है तो यूट्यूब से बेहतर और कोई माध्यम नहीं है। इसीलिए ऐप पे कम फीस है, ज्यादा फीस से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूं कि जिन बच्चों को ये है कि नहीं उनको यूट्यूब से नहीं पढ़ना, उनको ऐप से ही पढ़ना है, तो मैं एक नंबर भी देता हूं कि इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, 2-3 दिन में रिप्लाई आ जाएगा। अगर आपको बहुत जल्दी चाहिए तो आप mathswithabhinay@gmail.com पे सीधे लिख दीजिए कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं और मैं ऐप पे पढ़ना चाहता हूं, तो हम वहां पे भी आपको एक्सेस दे देंगे। कोई भी बच्चा ऐसा है जिनके भी मेल मैसेज मुझे मिले, ऐसा कोई बच्चा आज तक रहा नहीं जिसको हमने मदद ना दी। ठीक है, और वो तभी दे पा रहे हैं क्योंकि बाकी लोग हेल्प कर रहे हैं, तो उससे हम लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रोबेबिलिटी की बात हो गई कि मैं पहले प्रोबेबिलिटी पढ़ा देता हूं। आप एक बार कमेंट करके और भी बताइएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि जितने टॉपिक बचे हैं, कुछ एक टॉपिक, तो मैं क्या सोच रहा हूं कि जो टॉपिक अभी मैंने रिसेंटली रिकॉर्ड किए हैं, कहीं भी पढ़ाए हैं, जो कि बहुत बेहतर क्वालिटी में है, तो मैं कुछ एक टॉपिक की कंप्लीट वीडियो 10 घंटे की यूट्यूब पे डाल दूं A to Z क्वांट 2.0 में। अगर आप बोलोगे, इजाजत दोगे, तो ही मैं ऐसा करूंगा। अगर आप कहोगे कि नहीं आप लाइव पढ़ा दो, भले ही 3 क्लासेस में खत्म करो, तो मैं लाइव भी पढ़ा दूंगा कि भाई 3 क्लासेस में, क्योंकि कंटेंट मेरे पास बना हुआ है। तो A to Z क्वांट 2.0 में मैं ऐसा सोच रहा हूं कि 10 घंटे की मान लेते हैं, मैंने टाइम एंड वर्क की वीडियो आपको डाल दी। लेटेस्ट बात कर रहा हूं, पुरानी कोई वीडियो नहीं, लेटेस्ट जो भी मैंने कल परसों में पढ़ाया। ठीक है, ये कर दिया। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी के बाद मैं चाहता हूं कि मैं आपको मॉन मैन मीडियन भी बहुत अच्छे से पढ़ा दूं, यार कुछ बचे ना। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के बाद मीन मॉड मीडियन, और कम से कम 3 सेशन 30 क्वेश्चन के जो यूनिक है, जैसे स्टेवर्ट थ्योरम पे कोई सवाल आया है, अपोलोनियस थ्योरम पे कोई सवाल आया है, कुछ भी अगर ऐसा आया है तो वो बचे ना, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट उन बच्चों के तो पूरे हैं जो प्री निकाल के बैठे हैं। ये सिर्फ अभी तक मेंस वाले बच्चों की बात हो रही थी। 30 क्वेश्चन सीरीज, 30 क्वेश्चन सीरीज, ये मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, और ये हम रोज कर सकते हैं। और हमारे पास चैनल भी अभी 2 हैं, एसएससी अभिनय मैथ्स से हम टॉपिक मान लेते हैं, इस पे पढ़ा रहे हैं, तो हम ये वाले क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस दूसरे चैनल पे भी कर सकते हैं, कि ये भी ऑप्शन हमारे पास है। बाकी आप किसी और सब्जेक्ट्स में भी कोई मदद चाहते हैं, एक किसी और सब्जेक्ट्स में भी आप ये चाहते हैं कि हमारा कोई और टीचर आके पढ़ाए, कोई टॉपिक ऐसा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अभी हमारे पास जितने टीचर हैं आप सबको पता है, शुक्ला सर जीएस के लिए हैं, साइंस के लिए राधिका मैम, इंग्लिश के लिए अंकुल सर, रशिका मैम, और रीजनिंग के लिए अभिषेक सर और जोगिंदर सर। तो कोई अगर आपको ऐसी डिमांड है कि आप अगर ये चाहते हैं कि ये टॉपिक हमें पढ़ाया जाए, यूट्यूब पे पढ़ाया जाए, यहाँ पे पढ़ाया जाए, तो वो भी हम उनसे करवा देंगे। ठीक है, जिससे आप कहेंगे, क्योंकि मैं ही देख रहा हूँ सारी चीज, तो मेरे लिए कोई मना नहीं करेगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो सब पढ़ा देंगे यूट्यूब पे। इतनी सी बात हो गई A to Z क्वांट बैच की। इसके बाद अब बात आ जाती है कि प्री वाले बच्चों के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब मैं बात करता हूँ सीधे प्री वाले बच्चों के लिए। मेन्स वालों के लिए चैलेंज है, लेकिन प्री वालों के लिए भी चैलेंज कम नहीं है। क्यों कम नहीं है? क्योंकि वो भी परेशान है, उनके पास भी कोई बहुत वक्त तो है नहीं। भाई कितना वक्त बताया प्री के लिए? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और कितने दिलाया उन्होंने? कब पेपर लेने के लिए बोला? जून में। प्री वालों को पेपर लेने कब बोला? जून में। जून मतलब 5-6 महीने ही है, मुझे लगता है 5 महीने ही है, ज्यादा नहीं है टाइम। अब इस 5 महीने में उनको लगता है कि यार सिलेबस करें ना करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्री वाले बच्चों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी गणित पे हाथ धो के मत पढ़िए।
एक बार आपने मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, एक बार मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए और उसको भी इस तरीके से कंप्लीट करिए। जैसे अब अगर मैं परसेंटेज की बात करूं तो कमीशन जब हम पढ़ाया करते थे, अगर आप देखोगे पुराने यूट्यूब वीडियो निकाल के, तो जो मैंने कमीशन पढ़ाया है उस कमीशन पे मैंने 9 सवाल कराए हैं। तो अब वो 9 सवाल की वर्थ नहीं है, क्योंकि जब हमने परसेंटेज पढ़ाया तो ये सोच के पढ़ाया कि बच्चे को मेंस में भी काम आ जाएगा और प्री में भी काम आ जाएगा। लेकिन अब मेंस में उतने सवाल ही नहीं बचे कि परसेंटेज का उस लेवल का वो सवाल पूछा जाएगा। देखिए एप्पल फोन भी जब पहले आता था ना तो बीच में बटन आता था। अब अगर आप ये चाहते हो कि बीच वाला बटन भी रहे और एप्पल अपडेट भी कर दे, तो अपडेशन का मतलब ये नहीं होता। जैसी बहुत सारी किताबें आज हैं, पहले वो आती थी 7,000 सवाल, फिर उसमें हो गए 9,000 सवाल, फिर 11,000। तो अपडेशन का मतलब ये नहीं होता। आप देख रहे होंगे आजकल हम अपने टेलीग्राम पे भी 3 टॉपिक की पीडीएफ शेयर कर चुके हैं, जिसका नाम है यूनिक पीवाईक्यूएस। यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी तो बहुत सारे सेम आए हैं ना। तो ऐसे क्या होता है, अपडेशन का मतलब यही है कि बहुत सारी चीजें जो पहले आती थी अब वक्त आ गया कि उन्हें ना पढ़ने का, ना बताने का। टीचर का भी फर्ज है, हमारा भी फर्ज है, वरना हर साल सवाल ऐड हो रहे हैं, 2-4 नए पूछे जाते हैं, उस हिसाब से सिलेबस बढ़ता ही जाएगा, 150 घंटे, 200 घंटे, 250 घंटे। और वो एक तरीके से बिल्कुल गलत होगा कि मैं गणित पढ़ाता हूं तो आपको गणित में पूरे टाइम उलझा के रखूं। तो अब आप बेसिक अगर गणित भी पढ़ रहे हो तो 150 घंटे से तैयारी गणित की इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। 150 घंटे तैयारी दे दो और 50 घंटे प्रैक्टिस कर लो, बस। ये भी मैंने बहुत टाइम बता दिया गणित के लिए। इससे ज्यादा अगर आप टाइम गणित पे फोकस करते हो, दिन रात गणित पढ़ते हो, यानी यहां भी मैं ये कहूंगा कि आप एक क्लास 1.5 घंटे की पर डे कर रहे हो और उसके अलावा 1 घंटे का रिवीजन कर रहे हो, बस। 1 घंटे का रिवीजन या प्रैक्टिस जैसे भी बोलना चाहो वो कर रहे हो। गणित में इससे ज्यादा आप फोकस करने की जरूरत नहीं है। सेम यही चीज मैं रीजनिंग के लिए कहूंगा कि अगर आप रीजनिंग की तैयारी कर रहे हो, यूट्यूब से कर रहे हो, किसी भी ऐप से कर रहे हो, तो 1.15 यानी कि 1.25 घंटा आप पढ़ लो और 1 घंटा आधा घंटा प्रैक्टिस कर लो, काफी है। मेन है जीएस। तो जीएस में मैं ये कहूंगा कि नोट्स बताना जरूरी है जीएस में। जैसे आपको लगता है कि कोई क्लासेस जिसकी आपने एनोटेशन फाइल देखी और आपको लगा कि इस पूरी फाइल से ही मैं नोट्स बना सकता हूँ, इस पूरी फाइल से मैं अपने नोट्स बना सकता हूं, या मैं जीएस की क्लास को 2x की स्पीड पे सुन के नोट्स बना सकता हूं। मैंने 2x की स्पीड पे सुनी, क्लास समझ ली, उसके बाद मैंने नोट्स बना दिए 2x की स्पीड पे। तो मैं ये कहूंगा कि अगर मैंने जीएस की क्लास के एनोटेशन और 2x की स्पीड पे नोट्स बना के अपना टाइम बचा लिया तो मैं राजा हूं, मेरा सिलेक्शन होगा, बाकी का नहीं होगा। ये बात समझ लो आप। क्योंकि जो बच्चे अभी भी, अब देखिए जीएस में क्या है, सुबह 2 घंटे की पॉलिटी की क्लास हो गई, उसके बाद शाम को 2 घंटे की साइंस की क्लास हो गई, फिर कोई टीचर आया उसने 1.5 घंटे करंट अफेयर लपेट दिया। हर आदमी अपने अपने सब्जेक्ट की जिम्मेदारी ले रहा है, लेकिन हमें तो कंप्लीट जिम्मेदारी लेनी है, हमें तो सिलेक्शन कराना है ना, और आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप 5 घंटे रोज जीएस पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते, संभव नहीं है 5 घंटे रोज जीएस पढ़ के कि आपका सिलेक्शन हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। तो आपको जीएस में भी 2x की स्पीड पे क्लास देके नोट्स बनाने पड़ेंगे। अब ये नहीं हो सकता कि मैं जीएस तो चलो कम पढ़ रहा हूँ, प्री में तो आती है, लेकिन मेंस में भी खड़ी है वो, बिना उसके सिलेक्शन होगा ही नहीं जीएस के। बिना रीजनिंग इंग्लिश के एकदम एक्यूरेसी अगर आपकी नहीं है तो भी सिलेक्शन नहीं होगा कि सिर्फ गणित सिलेक्शन करा देगा, आप गणित के राजा। हमारे टाइम पे क्या था, हम गणित के राजा थे, हमारा सिलेक्शन फेंक के मार दिया एसएससी ने मुंह पे। इतनी बार फेंक के मारा, मुंह टेढ़ा हो गया था एक बार, तो 2-3 बार इधर से सिलेक्शन फेंक के मारना पड़ा, तब जाके सीधा हुआ। समझ रहे हैं? ठीक है भाई, ये बात क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो देखिए, कमर मजबूत कर लो, एकदम मजबूत कर लो, क्योंकि शाबाशी और धोखा पीछे से ही मिलेगा, तो उसके लिए कमर मजबूत होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक बात प्री में ये कह रहा था, अब इतनी बात आ गई इंग्लिश। इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा काम की चीज है, इंग्लिश पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश अभी 135 नंबर की रही है। कई बच्चे क्या है ना, इंग्लिश में भी पीएचडी करने चले, उनको इंग्लिश भी अलग लेवल की पढ़नी है। अरे नहीं भाई, नॉर्मल इतनी इंग्लिश पढ़ लो कि इस 135 के 135 में तुम्हारे नंबर आ जाए, ज्यादा फोकस मत करो। हाथ धो के मत पढ़ो किसी चीज के पीछे। जिस चीज के पीछे भी हम हाथ धो के पढ़ते हैं वो चीज हमारी नहीं हो पाती, वो नहीं हो पाती हमारी। तो इंग्लिश में सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इंग्लिश में जो बच्चे कहीं जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी अभिनय मैथ्स से सीक्वेंस वाइज, प्रैक्टिस वाइज क्लास चल रही है। एक चीज मुझे मेंस वाले बच्चों के लिए भी कहनी थी और प्री वाले बच्चों के लिए भी कहना चाह रहा हूँ कि भैया करंट अफेयर, अगर आप इसी साल सीजीएल दे रहे हैं, मान लेते हैं किसी का सीजीएल अगले साल है, वो भी तैयारी शुरू कर रहा है, तो वो करंट अफेयर की क्लास देखे, क्योंकि उसको पता लगेगा करंट अफेयर होता क्या है। वो करंट अफेयर ही नहीं जान पाएगा वरना। तो ये मैंने जो करंट अफेयर पढ़ने के लिए मना किया है, जो मैंने स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए मना किया है, या जो मैंने कंप्यूटर पढ़ने के लिए मना किया लाइव क्लास में, या फिर मैं वोकैब पढ़ने के लिए मना कर रहा हूँ लाइव क्लास में, ये मैं उन बच्चों को कर रहा हूँ जो अभी इसी बार प्री और मेंस दे रहे हैं, जो इसी बार प्री और मेंस दे रहे हैं। जिन बच्चों को आगे तैयारी करनी है, आगे जाके तैयारी करनी है, उनके लिए नहीं कह रहा हूं मैं। उनके लिए तो आराम से पढ़ें, वो बिंदास, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो सीखेंगे करंट अफेयर क्या, स्टैटिक जीके क्या, उनको तो पता ही नहीं है। अब लोग क्या कहानी में फंस जाते हैं, स्टैटिक जीके और ताजमहल किसने, स्टैटिक जीके ही नहीं पता होगी बहुत से लोगों को। बता देता हूँ, स्टैटिक जीके वो है जो करंट अफेयर फिक्स हो जाता है, उसे स्टैटिक जीके कहते हैं। जैसे ताजमहल बन रहा था, ये करंट न्यूज थी उस टाइम की, लेकिन ताजमहल बन के फिक्स हो गया, हिला नहीं उसके बाद, ये स्टैटिक जीके में आ गया। लेकिन आप क्या पढ़ोगे, आप सिर्फ ताजमहल नहीं पढ़ोगे, आप तो उसके बाद इमोशनल हो जाते हो जब आपको कोई बताएगा कि ताजमहल बनाने के लिए जिन लोगों ने बनाया था उनके हाथ काट दिए गए थे। तो ऐसे लोग हाथ काट दिए गए थे, हाय राम। जब हम कोई सुंदर सी चीज बनाते हैं उस पर हाथ फेर के देखते हैं कितनी प्यारी है, वहां तो हाथ फेरने के लिए बचे ही नहीं, हाथ काट दिए गए भाई साहब। इसी में फंस जाओगे, किसने काटे थे हाथ, कैसे काटे थे। आगरा तो बहुत फेमस है, हॉस्पिटल इतना बड़ा है, वहां तो तुरंत लोग भाग के चले गए होंगे, कुछ ने तो जुड़वा लिए होंगे। इस तरीके की चीजें जीएस में मैं देखता हूँ, बच्चे जीएस में पढ़ते हैं। अब तो हमारे यहाँ जीएस की क्लासेस चलती है, अनाप शनाप डाउट पूछते हैं।
बिल्कुल भैया डाउट पूछते हैं। कोई पूछ लेगा सर एक हाथ काटा था क्या, तो दोनों हाथ काट दिए थे, पर मुझे लगता है पैर काटने चाहिए थे ताकि वो चल भी नहीं पाते। और वहीं ताजमहल पे उनकी भी क्या बोलते हैं भाई वो जो बनती है, अरे नहीं समाधि, समाधि नहीं बोलते ना, ताजमहल वाली को तो कुछ और बोलते हैं यार, मकबरा, उनका भी वहां मकबरा बन जाता। ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जीएस में। तो बिना मतलब की चीजें, देखिए जीएस में बहुत वाहियात चीजें दिमाग में आती भी हैं। अकबर की नानी कौन थी, अकबर को जोधा से कैसे प्यार हो गया था, फिर उन्होंने जोधा के प्यार के लिए क्या क्या किया था, फिर आप सोचने लगते हो मेरा प्यार अकबर जोधा जैसा क्यों नहीं हुआ, वो तो मेरी एक बात भी नहीं मानती, वो अकबर ने तो देखिए कितना किया, मंदिर भी जाने लगा जोधा के प्यार में। तो ये सब चीजें हैं। तो ये सब अगर सोचोगे तो जीएस ना कभी खत्म हो पाएगी ना कभी आ पाएगी, चाहे आप प्री की तैयारी कर रहे हो इस बार वाले की, चाहे आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, ये चार चीजें खुद से पढ़नी पड़ेंगी, करंट अफेयर, स्ट्रेटेजी के, कंप्यूटर वो क्या। ये मत सोचो कि टीचर पढ़ा रहा है तो आप सोचते हो कि आपने बहुत बड़ी चीजें निकलवा ली टीचर से, आपको ये नहीं पता कि आप अपने कीमती 2 घंटे उस वोकैब को दे दिए जो आप 10 मिनट में याद कर सकते थे। और वही बच्चे आप देखो ना, जितने भी सिलेक्टेड बच्चों से मैं मिलता हूं पूछता हूं, वो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने बहुत क्लास पे फोकस नहीं किया होता, खुद से ज्यादा तैयारी की होती है। आप देखते होगे आजकल तो हर एक सिलेक्टेड बच्चे ने यूट्यूब चैनल बना लिया है, वो सब यही बताते हैं कि हमने मैक्सिमम चीजें खुद से पढ़ी थी। आप देखते हो कि बहुत सारे इंटरव्यू में बच्चे मेरा नाम लेते हैं तो क्या बताते हैं, मैंने ज्योमेट्री उनके यूट्यूब चैनल से सीखी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री उनके यूट्यूब चैनल से सीखी। वो 8-10 टॉपिक का नाम बता देगा, दूसरा वाला दूसरे 8-10 टॉपिक का नाम बता देगा। कोई ये नहीं कहता कि मैं पूरा बस क्लासेस में ही लगा रहता था दिन रात और मैंने वहीं से तैयारी की, ऐसा नहीं बताता। देखिए यकीन हो ना खुद पे तो रास्ता कहीं से भी निकल सकता है, बट वही है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है, और वो तभी होता है जब हम जो टारगेट सेट करते हैं वो पूरे नहीं कर पाते हैं और हर दिन हमारे ऊपर बर्डन बनता चला जाता है। तो ऐसा सिर्फ स्टडी प्लान बनाना नहीं है, यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रिक्टली। हमें अपने दिमाग को समझाना है कि जो मैंने कल के लिए प्लान सोचा है वो मैं पूरा करूंगा, और अगर आप पूरा करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपको कितनी खुशी मिलती है, और जैसे ही आप खुश होंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सारा गेम खुश होकर कॉन्फिडेंस बढ़ाने का ही है। जब हम खुश होते हैं तब हमें लगता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यार कुछ भी कैसे नहीं कर सकता, यार मैं कर सकता हूँ। और जब हम परेशान होते हैं तब हमें हारा हुआ सा लगता है। सारा गेम दिमाग का ही तो है। आप खुद बताओ कि एक बंदा 400 रुपए कमा के शाम को परिवार के बीच में खुश है, एक रिक्शा चला के पूरे दिन, तो उसका दिमाग ठीक है तो खुश है, वरना तो 1000 करोड़ कमाने के बाद भी सीसीडी का मालिक ये कह के मर गए कि यार मैं अपने जीवन में अच्छा नहीं कर पाया। यानी 1000 करोड़ कमा के भी अगर दिमाग ये माने कि मैं अच्छा नहीं कर पाया तो बेकार है वो 1000 करोड़ भी। वो 5000 करोड़ कमा के भी ऐसा हो सकता है। तो पैसा, नौकरी, ये सब चीजें दिमाग का सुकून नहीं है, ये सिर्फ लगती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपके जीवन में टेंशन है क्योंकि आपकी नौकरी नहीं लगी, तो टेंशन अगर आपके जीवन में है तो नौकरी के बाद भी रहेगी। तो सबसे जरूरी अपने आप को, दिमाग को ठीक रखना है। कीप योर माइंड काम, ये बहुत जरूरी है, जिस पे हमारा फोकस नहीं है। हमें लगता है नौकरी की वजह से शायद हम टेंशन में, स्ट्रेस में। अगर ऐसा होता तो एक पांडे जी थे, आपको पता होगा, बिहार के डीएम थे, गाजियाबाद में आके सुसाइड किया था। उनको लग रहा था कि उनके जीवन में अब कुछ बचा नहीं है। क्यों लग रहा था भाई उनको? क्योंकि उनका दिमाग ठीक नहीं था। तो मैं यही बताना चाहता हूं कि अगर आपका दिमाग ठीक नहीं है तो सब बेकार है, चाहे नौकरी लग जाए, चाहे आप जिसको सोचते हो वो आपको मिल जाए। सारा काम दिमाग ठीक होने का है, और अपने दिमाग को शांत रखने का एक ही तरीका है कि इतनी सब भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रॉपर सांस लेना। प्रॉपर सांस लेने का मतलब मेडिटेट करना, गहरी गहरी सांसें लेना। अभी मैंने ये एक छोटी सी कैंपेन अपनी क्लासों में चलाई हुई है कि हर 1 घंटे के बाद मैं गहरी गहरी सांसें लेता हूं। आपको भी जब प्रोबेबिलिटी पढ़ाने आऊंगा तो जैसे 1 घंटे हो जाएगा तो मैं बोलूंगा कि 5 गहरी गहरी सांसें लीजिए। इसके अलावा कोशिश करिए कि 30 मिनट अपने लिए निकालिए, कम से कम एक्सरसाइज करिए, दौड़िए, भागिए, जो भी कर सकते हैं इसके लिए करिए। कोशिश करनी पड़ेगी, बिना कोशिश के कुछ नहीं होगा। अगर आप ये सोचते हैं कि आपके दिन की 10 घंटे की तैयारी फ्रूटफुल रहे, आपका मन ठीक रहे, आप जो तैयारी कर रहे हैं उसको अप्लाई कर पाएं, तो उसके लिए दिमाग का ठीक रखना जरूरी है, और उसके लिए हमें 30 मिनट खुद को देने पड़ेंगे, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आज जाड़े के दिन में हम सुबह उठ जाते हैं, बिस्तर में किताब लेके बैठ के रात भर तक गंदे पड़े रहते हैं, फिर शाम में सोचेंगे अब नहाएंगे। देखिए खुद को ऑर्गेनाइज करना। आज जो लोग कहते हैं ना कि दिमाग ठीक नहीं है, दिमाग में बहुत सारी भसड़ भरी पड़ी है, तो वो भसड़ क्यों है मालूम है? क्योंकि हमने खुद की जिंदगी को बहुत तिथला बिथला कर दिया है। ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है। अगर मैं छोटे से रूम में भी रहता हूँ, 10 बाई 10 के 25 गज के कमरे में भी नेहरू बिहार में रह रहा हूँ, तो मैं उसको भी साफ रख सकता हूँ, उसको भी ऑर्गेनाइज करके रख सकता हूँ। सुबह जल्दी जग के, सुबह जल्दी जगना, टाइम से नहाना धोना हमें बहुत एनर्जी देता है, हमें बहुत खुशी देता है। सुबह सुबह सूर्य भगवान को देखना। हम पूरे दिन उस रूम में पड़े रहते हैं जिसमें एक विंडो भी नहीं है, हमें पता नहीं है कब दिन हो गई कब रात हो गई, फिर हम कहते हैं मेरा दिमाग ठीक नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन। शाम को जग रहे हैं 4-4 बजे। मैं ऐसे लोगों की गारंटी ले सकता हूँ जो शाम को 4-4 बजे जग रहे हैं, वो अच्छी तैयारी नहीं कर रहे। जो बच्चे यहाँ पे एमटीएस के लिए कह रहे हैं, तो हमने एक चैनल बनाया हुआ है ऑल एग्जाम, जिसके ऊपर एमटीएस के फ्री क्लासेस चल रहे हैं। कोई भी बच्चा देख सकता है। एसएससी अभिनय मैथ्स पे फ्री A to Z इंग्लिश बैच चल रहा है, A to Z साइंस बैच चल रहा है, और अब A to Z रीजनिंग और जीएस भी आने वाला है। किसी बच्चे को लंबी क्लासेस करनी है, वो ये चाहता है कि उसको यूट्यूब से नहीं पढ़ना, उसका स्टैंडर्ड है अपना, उसके पिताजी कहते हैं बेटा कहीं कोर्स लेके पढ़ो, तो अभिनय मैथ्स ऐप पे कोर्स भी चल रहे हैं। मैं खुद भी पढ़ा रहा हूँ, अभी तो कम बैच ही पढ़ा रहा हूँ, कम ही पढ़ाऊंगा, इससे और कम हो जाएंगे, एक ही क्लास लूंगा पूरे दिन में। अभी मैं कल से एक बैच स्टार्ट कर रहा हूँ शाम को 6:30 बजे से, ज्योमेट्री, जिसमें पढ़ाऊंगा एडवांस मैथ्स से। कल जो पढ़ाऊंगा वो लाइन एंड एंगल है, उसकी एक क्लास, पहली जो क्लास है उसको कंप्लीट खत्म करूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि लाइन एंड एंगल में यूट्यूब पे भी पढ़ाऊं, तो यूट्यूब पे भी एसएससी अभिनय मैथ्स पे कल क्लास होगी, ठीक है।
तो हमने ये बता दिया आपको कि ये सारी चीजें आपको खुद से पढ़नी पड़ेंगी, और जितना कुछ यूट्यूब पे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, मैंने इससे पहले एक A to Z क्वांट बैच शुरू खत्म किया, उसके बाद अब मैंने A to Z क्वांट 2.0 पढ़ा है, और अब उसी को खत्म नहीं हो पाया था तो 2.01 कर दिया से। अगर आप सिर्फ यूट्यूब से भी तैयारी करते हो तो गणित में आपका ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा कि जिसमें प्री में आप 25 में 25 ना कर पाओ और मेंस में आप 30 में 30 ना कर पाओ। कहीं कोई जरूरत नहीं है आपको किसी कोर्स की भी, मैं खुद गारंटी के साथ कह सकता हूं, जबकि मैं खुद पढ़ाता हूं, अभी मैं सेप पे मैं खुद लाइव पढ़ाता हूं, पेड क्लासेस चलती हैं ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए और इतने सारे टीचर्स को चलाने के लिए जरूरत है, बट मैं कभी नहीं कहता कि आपको ये चीज पर्याप्त नहीं है। मैंने यहाँ पे भी 100% एफर्ट दिया है, पूरी शिद्दत लगाई है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी शिद्दत में यहाँ कमी थी। अभी प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा आपको कल या परसों, तब आप खुद देख लोगे कि कितनी जी जान लगा के मैं प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊंगा, आपको खुद लगेगा। अभी मैं पढ़ाने का तरीका भी थोड़ा बदलूंगा कि अब चैप्टर को खत्म करने में वक्त कम लगेगा, अब उतना ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि अब सिलेबस चेंज